वॉइस क्लियर है प्रॉपर? चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इस मेंस के सेशन में हम लोगों का चल रहा है टॉपिक, वो भारतीय प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला चल रहा है कि भारतीय प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला क्या है। ठीक है। और भारतीय प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला के बारे में जो पहली क्लास कल हुई थी, उसमें पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरह से क्या क्वेश्चन आपके बनेंगे, और उसका परिचय मैंने शुरू में बता दिया था। एक उसमें कॉमन चीज़ें थी कि जो भारतीय चित्रकला है, मैंने कल आपको एक पॉइंट उसमें बताया था कि जो भारतीय चित्रकला है, पेन कॉपी लेके बैठे रहेंगे, जो भारतीय चित्रकला है उसमें दो शब्दों का मेंशन किया गया है। एक आपका मेंशन आता है वर्णनात्मक, मैंने कल बताया था, एक होता है प्रतीकात्मक। इस दो शब्दों का मेंशन मिलता है कि प्रतीक के तौर पे और वर्णन करके चित्र अंकन किए थे प्रागैतिहासिककालीन मानव। अब इसके बाद से अगर हम पढ़ते हैं कि भारतीय प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला क्या है, तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर भारतीय प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, क्यों नहीं लिखवाना स्टार्ट कर दे। पहली क्लास में तो 2 घंटे की क्लास हुई, इतना समझाना। देखो, अगर पॉइंट समझ लेते हो तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर पॉइंट नहीं समझे हो तो लिखने में बहुत दिक्कत होगी। आप सोचते हो कि हम केवल रट करके और लाइन बाय लाइन लिख करके, तो कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, वन लाइनर तो भूल ही जाते हैं, ऐसे ही भूल जाते हैं। तो दो चीज़ें मैंने बताई थी, और शुरुआती इसका कैसा हुआ था, शुरू कैसे हुआ था भारतीय चित्रकला, शुरुआत कैसी थी भारतीय चित्रकला, वो सब कुछ मैंने आपको कल वाले सेशन में बताया था, यानी पहली क्लास में। ये दूसरी क्लास है, और भारतीय प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला के अगर बारे में हम बात करें, तो इसमें हम देखते हैं जो हम टॉपिक मेंशन करते हैं, ये करते हैं भारतीय, ध्यान रखिए पूरा लिखना है। जब भी अगर आंसर राइटिंग लिखिएगा तो भारतीय चित्रकला ही लिखिएगा, भारतीय शैल चित्र लिखिएगा। यूरोपीय प्रागैतिहासिक मतलब सॉरी प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला केवल मत लिखिएगा, भारतीय का मेंशन करिएगा। क्योंकि अगर आपने केवल प्रागैतिहासिक का मेंशन किया, अगर भारतीय नहीं लगाया है, यूरोपीय नहीं लगाया, तो मेंशन आप नहीं कर रहे हैं कि किस युग के बारे में बात कर रहे हैं, वेस्टर्न की बात करें या इंडियन की बात करें, तो वो लिखना मत भूलिएगा। तो हम आज के जो सेशन में बताने वाले हैं भारतीय चित्रकला, और वो भी चित्रकला कौन सी, तो प्रागैतिहासिक काल की। किस काल की है, तो प्रागैतिहासिक काल की, ध्यान रखिएगा। अब इसका समय काल पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल का समय काल, और ये प्रागैतिहासिक काल है कहाँ से, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। तो इस डायग्राम के माध्यम से अगर हम समझेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे भारत का इतिहास का, कि भारत का इतिहास कैसा था। तो भारत के इतिहास को विद्वानों ने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया। वो आपका भाग था कौन सा, एक था आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, एक था आपका आद्य ऐतिहासिक काल, ध्यान रखिएगा, एक आपका है ऐतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल, ध्यान रखिएगा। समय काल हम सबका लिख देंगे, लेकिन मेंस में समय काल का ज़्यादा जिक्र नहीं है, बस आपको याद रखना है सीक्वेंस लगाने के लिए, भूमिका लिखने के लिए आपका सीक्वेंस होना चाहिए, टॉपिक वाइज टॉपिक। सीक्वेंस नहीं है तो भूमिका लिखने में दिक्कत होती है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो समय काल है, बहुत सारी पुस्तकों में अलग अलग है, लेकिन हम लोग स्रोत मानते हैं 30,000 BC से लेकर के कहाँ तक लिखेंगे, 3000 BC तक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आदि ऐतिहासिक काल का समय हम लिखेंगे 2600 से लेकर 1920 से, ध्यान रखिएगा। एक कार्बन 14 के अनुसार भी इसका समय काल लिख सकते हैं, कितना, तो लिख सकते हैं 2350 से लेकर 1750 BC से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से ऐतिहासिक काल हमारा जो स्टार्ट होता है, इसको लिख लीजिएगा 1500 BC से लेकर के, और एक दिन पूर्व की बात करते हैं, वो आपका ऐतिहासिक काल हो गया 1500 BC, यानी वैदिक काल। वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है, यानी सबसे प्राचीनतम ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत वैदिक काल से होती है। ये आ गया फैक्ट, और उसी में हम लोग को पढ़ना है भारतीय चित्रकला के बारे में। भारतीय चित्रकला कहाँ से, प्रागैतिहासिक काल से। अब इस प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो टोटल मैंने आपको बताया था इस प्रागैतिहासिक काल में, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो इस प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था कि प्रागैतिहासिक काल का जो समय काल है, देखिए फिर अधूरा हो गया, भारतीय प्रागैतिहासिक लिखना है। तो इसका समय काल मैंने बताया था 30,000 BC से लेकर, ध्यान रखिएगा 3000 BC इसका समय काल है, ठीक है। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया था।
इसको भी 3 भागों में बांटा गया था भारतीय प्रागैतिहासिक काल को। एक पूरा पाषाण काल है, एक मध्य पाषाण काल है, एक नव पाषाण काल में। अब जब हम लोग टीजीटी लेवल का पढ़ते हैं तो हम लोग एक क्या पॉइंट लिखते हैं कि भारतीय शैल चित्रों की जो शुरुआत हुई थी, भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, क्या लिखते हैं जब हम टीजीटी लेवल में पढ़ते हैं और किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं। वो पॉइंट क्या है कि भारतीय शैल चित्रों की शुरुआत कब से होती है, भारतीय शैल चित्रों की शुरुआत कब से होती है, तो क्या लिखते हैं आंसर आप लोग, इसका आंसर बताइए। अगर ये टीजीटी में फैक्ट आता है कि भारतीय शैल चित्रों की शुरुआत कब से होती है, ये क्वेश्चन ये बन सकता है। भारतीय शैल चित्रों की शुरुआत कब से होती है, ओवरऑल में अगर हम टीजीटी लेवल में पूछे तो क्या बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या बताएंगे अगर इको टीजीटी लेवल में पूछा जाए, चाहे आपसे हम नॉर्मली पूछें कि भारतीय शैल चित्रों की शुरुआत कहां से होती है, आंसर भारतीय शैल चित्रों की शुरुआत कहां से होती है, नवपाषाण काल से, बिल्कुल है। उच्च पूरा पाषाण काल वही नवपाषाण काल, ठीक है। ठीक है भाई, अब 30,000 BC नहीं, हम काल पूछ रहे हैं किस काल से होती है। भाई समय अलग होता है, काल अलग होता है, डेट अलग बताओ और इसका अलग, दोनों का मेंशन कर दो। मैं पूछ रहा हूँ कि कब से, पूरा पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, कब से, नवपाषाण काल से, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हम लोग जब पढ़ते हैं टीजीटी लेवल में तो हम नवपाषाण काल लगाते हैं। क्या एलटी में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एलटी में कभी सोचिएगा ऐसा लिखने के लिए तो थोड़ा क्रम बना लीजिएगा और उसमें चटक शब्दों का प्रयोग करिएगा, मतलब अच्छा दिखे, आंसर राइटिंग अच्छी दिखे। वो क्या है भाई, मैं बताता हूँ। नवपाषाण काल आप अच्छे से बता रहे हैं, इसको मेंशन करिएगा। अब जब ये बात आती है चित्रकला के बारे में तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ इसी प्रागैतिहासिक काल का। अब इसमें क्या होगा ना, मैं आपको बता दूं इसमें होगा क्या, इसमें बच्चा बस केवल नवपाषाण काल याद रखा और नवपाषाण काल याद करके अपने आप को 100% परफेक्ट समझ रहा है कि मेरा बस सेंसर से ही हो जाएगा। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन चीज़ों को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं और प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वजह क्या है, जानकारी अधूरी, तो उस जानकारी को पूरा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये नवपाषाण काल पे लोग बता करके, हाँ ठीक है अच्छी बात है, नवपाषाण काल बेस्ट मेरा आंसर है, लेकिन आप यूपीएलटी ध्यान रखिएगा, मेंस की तैयारी कर रहे हैं और इसमें वन लाइनर का कोई रोल ही नहीं है, वन लाइनर का कोई रोल नहीं है। अगर सोचते हैं कि वन लाइनर मेरा टीजीटी वाला है तो बहुत कम यूज होगा, 20 से 30% यूज होगा, बाकी और चीज़ें नहीं। अभी मैं कुछ समय पहले जो दूसरी आपकी क्लास चलने वाली है, ये तो प्रागैतिहासिक है, आधुनिक भारतीय समकालीन चलने वाली है, तो उसका मैं बना रहा था, लेक्चर बना रहा था कि जो क्लास स्टार्ट होगी, जो दूसरी क्लास होगी, एक एक्स्ट्रा क्लास और होगी मेंस की, वो भारतीय आधुनिक समकालीन की होगी, तो उसका मैं बना रहा था, तो उसमें अलग मिल रहा था। जैसे उसमें अगर हम बंगाल शैली पढ़ाएंगे तो बंगाल शैली को पूरा डिवाइड कर दिया गया है, बंगाल शैली का 3 से 4 पेजों में आपका कोई कंटेंट नहीं होगा, होगा तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन पूरा 3 से 4 पेजों में उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, सब कलाकारों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर की कला शिक्षा कैसे थी उसको अलग रखा गया है, मेंस के लिए टीजीटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, रंग योजना कैसी थी, यथार्थ रेखांकन कैसा था उनका, हो सकता है कि बंगाल शैली में अवनींद्रनाथ टैगोर के यथार्थ रेखांकन पर विचार करिए, तो कहाँ से लेकर आएंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आ जाएगा विचार, समझ रहे। तो उसका मतलब है कि अवनींद्रनाथ टैगोर को एक डिवाइड बाय डिवाइड में करिए कि अगर अवनींद्रनाथ टैगोर से 2 3 4 5 आंसर अगर बनना है तो उसको लिख लेंगे। सेम बात यहाँ पे भी आती है, इसमें भी। तो जब दूसरे वो लेक्चर जब स्टार्ट होगा बंगाल शैली यूपीएलटी मेंस के लिए तो भाई अलग ही है। अभी जब उसका मेंस के लिए हम लोग प्रोफार्मा देख रहे थे आज कि कैसे क्या पढ़ाना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो दिमाग ही उड़ गया कि भैया जो पढ़ाया गया है वो सब कुछ टीजीटी लेवल का है, एलटी में कोई उसका विशेष योगदान नहीं है, थोड़ा बहुत योगदान मिलेगा।
अभी उसका लेक्चर में मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा क्या बना है, मैं थोड़ा सा भी पढ़ के दिखाता हूँ, उसमें क्या क्या है आपको समझ में आ जाएगा। मैं खुद ही शौक हो गया भाई कि कैसे किस तरह से में हम इसको मेंटेन करेंगे। लगभग ये आधुनिक भारतीय समकालीन के 150 पेज का लगभग बनने वाला है। इसमें 2-3 चीजें जोड़ी गई है, मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कला की शिक्षा कैसी थी उनकी, यूरोपीय अनुकरण का त्याग क्यों किया, ये भी तो आपको पढ़ना है। बताओ मेंस के लिए ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा इसमें फैक्ट दिया कि यथार्थ कल्पना और सज्जा के चित्र कैसे बनाए थे, उनका रंग चयन कैसा था, ये सब मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी नहीं कि थोड़ा सा पॉइंट लिख लोगे अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में तो हो जाओगे। प्रमुख चित्र कैसे होंगे, ये समन्वयवादी शैली का क्या उनका योगदान था, क्या उनके ऊपर एक मतलब प्रभाव डाला समन्वयवादी शैली। ये टैगोर परिवार की एक कॉमन शैली है जो काव्य कला से लेकर के संगीत से लेकर के चित्रकला तक के विद्यमान क्या थी, सक्रिय थी। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कल्पनाशील साहित्यकार कैसे थे इनके, ठीक ठीक है। और बाकी जैसे यही कलाकारों के तौर पे आपका नाम आता है नंदलाल बोस का प्रारंभिक जीवन कैसे था, पुरस्कारों में कैसा इनका योगदान था, मास्टर मुसाय नाम क्यों पड़ा, राष्ट्रीय संघर्ष की प्रतिध्वनि क्यों इनके अंदर आई, ठीक है। यू का इनका अलग अंत क्यों किया, ठीक है। नो बंगाल शैली का जन्म कैसे हुआ, ये सब कुछ अलग अलग पढ़ना पड़ेगा बंगाल शैली में। यानी कहने का मतलब है कि जब हम टीजीटी लेवल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो टीजीटी लेवल में आपने 9 प्रश्न काल याद किया इसको हटा देते हैं, वो बात की है। जब अगर लिखते हैं मेंस में तो इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा। डायग्राम बनाने के तौर पे मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे कि जब यहाँ पे 9 प्रश्न काल की बात करता है तो यहाँ पे एक शब्द लिखना होगा कि चित्रकला की शुरुआत 9 प्रश्न काल में, तो ठीक है टीजीटी में पढ़ते हैं, लेकिन लिखिएगा कि जो चित्रकला की शुरुआत हुई थी, भारतीय प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला की जो शुरुआत हुई थी वो पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में, यानी अंतिम चरण को हम उच्च पूरा पाषाण काल कह सकते हैं। नहीं याद है आपको तो पूरा पाषाण काल का अंतिम चरण कह लीजिएगा। अगर याद है अच्छे से तो लिखिएगा उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकला का साक्ष्य मिलता गया। ये सारी कहानियां जितने भी कृषि सब कुछ एक्टिविटी पहले हुई थी लेकिन निकल कर सामने नहीं आई। लेकिन जब वास्तविक विकास के बारे में बात करता है तो वास्तविक जो विकास हुआ था चित्रकला का वो होता है किसमें, तो कह सकते हैं कि 9 पाषाण काल में हुआ था। 2 शब्दों को मेंशन करना है कि भारतीय प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला का जो अंश है वो शुरुआती दौर में उच्च पूरा पाषाण काल में देखने को मिलता है, लेकिन वास्तविक तौर से इस चित्रकला का जो उजागर यानी प्रकाश में जब आने की बात करते हैं तो वास्तविक प्रयोग किया गया था वो 9 पाषाण काल में किया गया था। ये आपकी आंसर राइटिंग के तौर पे आप इसमें ऐड करेंगे। अब डायरेक्टली नहीं कि वन लाइनर फैक्ट की तरह पे भारतीय चित्रकला जो है 9 पाषाण काल से शुरू हुई थी, ऐसा जब फैक्ट करते हैं तो अधूरा शब्द हो जाता है। तो दोनों कड़ी को जोड़ने का कार्य करेंगे, दोनों कड़ी को जोड़ने का कार्य करेंगे तभी आपका सीक्वेंस बनता है मेंस के लिए। मैं फिर से दिखाता हूं इसमें। अब ये भारतीय चित्रकला में आपका जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें आपका नाम आता है पूरा पाषाण काल। फिर से मैं बता देता हूं, समय काल विशेष नहीं है कि समय काल भूल जाते हैं सर याद नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। समय काल का जिक्र नहीं करता है, शताब्दी का मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये क्लास हो सकता है कि ये क्लास अभी एप्लीकेशन पे हो सकता है कि यूट्यूब पे टीम अपलोड कर दे, तो मैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा बता दे रहा हूँ। अगर मैं भी अगर यूट्यूब पे भी अगर ये वीडियो प्रेजेंट टाइम चाहे फ्यूचर में कभी ये अपलोड हो तो उसमें समझ लीजिएगा टाइम पे बहुत फोकस नहीं करना है। लोग फोकस करते हैं कि टाइम याद नहीं होता है सर, सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, टाइम याद नहीं होता है सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, वो एक झंझट मत लीजिए। कुछ याद है शताब्दी लिख दो, उतने से चल जाएगा काम, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल हो गया। पूरा एक पाषाण शब्द आता है, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थर हो जाएगा, ठीक है, पूरा पाषाण काल। अब इसको भी 3 भाग में बांटा गया था, इसमें समझिएगा। एक अब कहता है देखो पूरा पाषाण काल पूरे में लिख दो, पूरा पाषाण काल मान लो तीनों में हम लिख देते हैं, ठीक है। ये भी पूरा पाषाण काल, ये भी पूरा पाषाण, इसी में बस लिखना, ठीक है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और इसी में लिख देना उच्च पूरा पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल तीनों में रहेगा, बस यहाँ पे पूर्व मध्य और उच्च लिख देना। और यही इसी के अंतिम दौर मैंने कहा था ना कि इसके अंतिम दौर में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। अंतिम दौर आपका उच्च पूरा पाषाण काल है, ठीक है। चित्रकला का साक्ष्य मिलता है, लेकिन जो वास्तविक विकास होता है, जो वास्तविक विकास होता है चित्रकला का, ध्यान रखिएगा, वो आपका होता है 9 पाषाण काल, 9 पाषाण काल से, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
फिर एक बात ये आती है कि सर मध्य पाषाण काल भी है। देखो मध्य पाषाण काल का विशेष योगदान नहीं था, इसको हम दो भागों में बांट सकते थे लेकिन तीन भागों में बांटा गया है, क्योंकि एक बीच की कड़ी होती है जो दो कालों को दर्शाने का काम करती है। जैसे मध्य पूरा पाषाण काल है, तो जो मध्य पूरा पाषाण काल बीच में अगर ऐड किए तो नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल को जोड़ने की कड़ी है। इसी को हम संधि काल या संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। इसमें बस छोटा सा परिवर्तन हुआ था, जो इसमें औजार बने थे, थोड़ा सुडोल बनना और ज्यामिति औजारों का इसमें प्रयोग मिलता है। किसमें? तो आपका कह सकते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल में। मध्य पूरा पाषाण काल में आपकी गुफा भी मिलती है जिसका नाम है भीमबेटका की गुफा। कौन सी है? तो भीमबेटका की गुफा, ध्यान रखिएगा, इसका मेंशन करता है भीमबेटका की गुफा का। तो अब देखो चित्रकला की शुरुआत यहां से हुई। मेंस के लिए, एलटी के लिए भाई, एलटी मेंस के लिए, ईपी टीजीटी के लिए तो आपका नव पाषाण काल याद रखना है, लेकिन एलटी मेंस के लिए आपको सीक्वेंस याद रखना है कि यहां से शुरुआत हुई। लेकिन जो वास्तविक हमको विकास देखने को मिलता है वो मिलता है कहां पर? तो नव पाषाण काल में देखने को मिलता है। समझ गए होंगे। अब ये चित्रकला बाद आती है, लेकिन बहुत सारी पुस्तकों ने कुछ कंटेंट ऐड किया था। उस कंटेंट में कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं कि भारतीय चित्रकला में अधिकांश प्रयोग किए जाते हैं। उस शब्दों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे ये पढ़ने से पहले, क्योंकि बार बार वो शब्द अगर आपके आएंगे मेंस में, चाहे बार बार आपके टॉपिक में आएंगे, तो आपको उलझाएंगे। ठीक है, उलझाएंगे, ध्यान रखिएगा। और उस उलझाने के लिए कुछ शब्दों को हमको पढ़ना जरूरी है। लिखने का भी प्रयास करेंगे, लिख लेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ना कि रटने का प्रयास करते हैं। बाकी इससे संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा मेंस के, और आप लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं उसमें बता दूंगा क्या गलती है क्या सही है। तो इसमें अब ये तो इतना डायग्राम आपका बना, नॉर्मली बना कि भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकला है कैसे किस तरह विकास की तरफ बढ़ी, और बाकी एक एक पार्ट के बारे में हम लिखवा देंगे, सीक्वेंस कैसे बनेगा उसका भी लिखवा दूंगा। लेकिन इसमें कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे भारतीय चित्रकला में देखा जाए तो एक आध्यात्मिक शब्द मिलता है, एक आध्यात्मिक शब्द मिलता है कि आध्यात्मिक क्या है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि भारतीय चित्रकला आध्यात्मिक की तरह, चाहे भारतीय चित्रकला प्रागैतिहासिक चित्रकला आध्यात्मिक का रूप है कि नहीं, है इसको समझाइए। भारतीय चित्रकला प्रतीकात्मक थी, इसको समझाइए। ऐसा कुछ कह सकता है। तो इस पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, वर्णनात्मक के तौर पर प्रतीकात्मक कल मैंने बता दिया था। ठीक है, इन शब्दों की अगर बात करते हैं तो ये कैसे शब्द आएंगे मेंस में जिसको हम लिखना है हमको? तो सबसे पहले एक आध्यात्मिक शब्द आता है, कुछ बताएंगे इसके बारे में, ये क्या है भाई? भारतीय चित्रकला में आध्यात्मिक क्या है? अगर हम इसको 2 शब्दों से रिलेट करते हैं, मान लो 2 शब्दों से हम रिलेट करते हैं। देखो, जब ये शुरू के शब्दावली शब्द पढ़ लेंगे तो जब पढ़ते जाएंगे सीक्वेंस से तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि केवल प्रागैतिहासिक पढ़ लिए और स्टार्ट हो गए, तो आध्यात्मिक शब्द, वर्णनात्मक शब्द और आपके प्रतीकात्मक शब्द, ये सब कुछ शब्द आपके मिलेंगे मेंस में। जब वहां पे मिलेंगे तो फिर पता चलेगा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अगर आप कहेंगे तो छोड़ भी देंगे, यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे तो हमको डर लगता है थोड़ा बहुत, और उस डर के लिए मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ। और जब हमको डर लगता है तो लगता है कि बच्चों को भी लगेगा। तो आप कहेंगे तो बताएंगे आध्यात्मिक शब्द होता क्या है? कोई बताएगा? बताओ भैया, आध्यात्मिक शब्द होता क्या है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता कह लीजिए, धार्मिक कह लीजिए, सब सभी शब्द मिलते हैं आपके। ठीक है, ये किसे कहते हैं? कोई बताएगा? एक शब्दों में, 2 शब्दों में कोरिलेट करना है। कल्पना क्या है? अगर कोई बताएगा आदर्शवादिता क्या है? इन सब के बारे में कोई तो चर्चा कर ले, कोई तो बता दे भाई। कमेंट किसी का नहीं आ रहा है, बताओ। आध्यात्मिकता चाहे आध्यात्मिक क्या है? बताओ। कोई है बताने वाला? हम वेट कर रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं। आध्यात्मिकता, देखो सब लोग सुने होंगे लग रहा है पहली बार। अच्छा ईमानदारी से बताओ, पहली बार सुने हो कि दूसरी बार सुने हो?
ऐसा होगा ना कि सर पहली बार सुने हैं, दूसरी बार सुने हैं, तो बताओ। हम धार्मिक विश्वास से संबंधित, ठीक है, अच्छी बात है, प्रयास आपने किया। तांत्रिक कला, कला को, अच्छा आध्यात्मिक, चलो ठीक है भाई, और कुछ, बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसा तो लिखोगे नहीं, कुछ तो चीजें होंगी जिसको हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिस शब्द को लिखना चाहते हैं। देखो ये आध्यात्मिक शब्द है ना, ये कला के शब्दों में इसका प्रयोग होता है, चित्रकला के शब्दों में, ठीक है। धर्म से संबंधित होता है, धर्म से संबंधित आध्यात्मिक होता है तो धार्मिक क्या होता है भाई, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। प्रयास किया आप लोगों ने, बोलने का प्रयास किया, ठीक है। चलो आध्यात्मिकता देखेंगे, अगर ये शब्द मिलता है तो लिखना कैसे है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबका, और लोग कमेंट करते रहेंगे ईश्वर के अधिक निकट, अच्छा आध्यात्मिकता, ओह, ठीक है भाई। आप लोग कमेंट पढ़ के अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं। एक आध्यात्मिकता शब्द है, ठीक है, ये शब्द देखिएगा। अब ये कला में प्रयोग होने वाला शब्द है, कला यानी चित्रकला में प्रयोग होने वाला शब्द है। अब ये किसी में प्रयोग हो सकता है, जब वेस्टर्न पढ़ोगे तो वेस्टर्न में भी इसका प्रयोग हो सकता है और भारतीय में भी प्रयोग हो सकता है, दोनों को हम यहाँ पे ऐड करके पढ़ा देते हैं। भारत की वेस्टर्न भी आएगा तो वेस्टर्न में हम इसको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे शब्द अगर मिलते हैं रिलेट करने के लिए तो दोनों में पढ़ाएंगे नहीं, बस यहीं पे मैं पढ़ाऊंगा, वेस्टर्न में नहीं पढ़ाऊंगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आध्यात्मिकता जो है, आध्यात्मिकता की बात करते हैं भारत में, तो आपकी भारतीय चित्रकला है, ठीक है। ये किसमें नाम आता है, यूरोपीय चित्रकला, यूरोपीय चित्रकला, ध्यान रखिएगा। अब एक भारतीय चित्रकला, आपकी एक यूरोपीय चित्रकला है। देखिए भारतीय चित्रकला और यूरोपीय चित्रकला में एक भिन्नता देखने को हमको मिलती है। क्या देखने को मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है। भिन्नता कैसी है, तो जो यूरोपीय चित्रकला है वो डायरेक्टली धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, धर्म से संबंधित है। लेकिन यही बात करते हैं कि जो भारतीय चित्रकला है वो, ध्यान रखिएगा, वो धर्म के साथ साथ अध्यात्म से भी संबंधित है, धर्म के साथ साथ अध्यात्म से भी संबंधित है। अब ये संबंधित क्यों है, क्योंकि जो भारतीय चित्रकला की शुरुआत होती है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो देवी देवताओं के माध्यम से, ठीक है, देवताओं के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत होती है, देवी देवताओं के माध्यम से इसकी शुरुआत होती है। किसकी बात करते हैं, तो भारतीय चित्रकला में आध्यात्मिकता की बात करते हैं कि आध्यात्मिकता यानी धर्म के साथ साथ अध्यात्म भी हो, वो भारतीय चित्रकला का, भारतीय चित्रकला की विशेषता को बताता है। और जिसमें यूरोपीय चित्रकला में इसी आध्यात्मिक केवल धर्म के बारे में बात करे, तो यूरोपीय चित्रकला में आध्यात्मिकता की वो बात करता है, यानी दोनों में हमारी भिन्नता है। और यही भिन्नता देखते हुए जो कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्या थे, कला समीक्षक, नाम सुना होगा आपने, ईवी हैवेल, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल, जो बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत थे। उन्हें टैगोर को उन्होंने पंच किया था कि चलो भाई बंगाल शैली की नींव रखते हैं। उन्होंने एक शब्द लिखा था भारतीय चित्रकला के बारे में, ये डायग्राम बनाते रहिएगा, ये लिखते रहिएगा। जब अगर हम लिखवाएंगे इसके बाद में थ्योरी, तो कम से कम ये आपको याद रहेगा शॉर्ट में, तो उसको आप लिख लेंगे ऑटोमेटिक। अब इसमें मैंने डायग्राम बना दिया, कैसे लिख सकते हैं आध्यात्मिकता। अब यहीं से मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इतना हो गया कि यानी आध्यात्मिकता जो है ये भारतीय चित्रकला और यूरोपीय चित्रकला में भिन्नता है, यानी दोनों में भिन्नता को दर्शाता है। वजह क्या है, क्योंकि जो भारतीय प्रागैतिहासिक, चाहे भारतीय जो चित्रकला है, वो धर्म के साथ साथ अध्यात्म से भी इसका संबंध है। लेकिन यूरोपीय चित्रकला का जो संबंध है वो केवल धर्म से ही संबंध है, तो दोनों में भिन्नता होगी। यही देखते हुए अर्नेस्ट विनफील्ड ने एक शब्द मेंशन किया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय कला सौंदर्य के साथ साथ अध्यात्म भी मौजूद है। किसमें, भारतीय चित्रकला में। सौंदर्य समझ से, सजाना,
सौंदर्य के बारे में बात हो गई थी। ठीक है, तो किसी भी कला में देखा जाए, जो एक उच्च स्तर की कला को बनाने के लिए हमारा सौंदर्य की आवश्यकता होती है। और ईवी हेवेल ने यही कहा था कि भारतीय चित्रकला में सौंदर्य के साथ साथ क्या अध्यात्म मौजूद है, क्या है, अध्यात्म मौजूद है। लेकिन उन्होंने यूरोपीय कला के बारे में क्या कहा था? उन्होंने वेस्टर्न आर्ट के बारे में बोला था कि ये वेस्टर्न जो आर्ट है ये भौतिकवादी है। ये क्या है? भौतिकवादी। क्या है? भौतिकवादी। ठीक है, ये क्या है? भौतिकवादी। लेकिन किसने कहा था? तो ईवी हेवेल ने कहा था आध्यात्मिकता शब्द के बारे में। फिर से सुन लीजिएगा, आध्यात्मिकता शब्द क्या है? तो आध्यात्मिकता शब्द वो है जो भारतीय चित्रकला और यूरोपीय चित्रकला में भिन्नता को दर्शाता है, चाहे इन दोनों में भिन्नता है। ठीक है, लिखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अगर लिखना चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं, बस इसका डायग्राम बना लेंगे, बाकी आप लिख लेंगे, मैं बता दूंगा। उसके बाद से कह सकते हैं कि जो भारतीय चित्रकला है वो धर्म के साथ साथ अध्यात्म का भी संबंध है, दोनों का संबंध है। लेकिन यूरोपीय चित्रकला केवल धर्म से संबंधित है। इसी बात को देखते हुए जो कह सकते हैं कि ब्रिटिश आपके कला समीक्षक ईवी हेवेल ने लिखा था कि भारतीय चित्रकला सौंदर्य के साथ साथ क्या है? अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। और जो आपकी यूरोपीय चित्रकला है, वेस्टर्न आर्ट है, वो भौतिकवाद से जुड़ा हुआ है। यही आध्यात्मिकता है, इसी के बारे में चर्चा की गई है। अब ये जब बात आती है लिखने के लिए कि मेंस में कैसे दे सकता है कि भारतीय चित्रकला आध्यात्मिक है, इसको समझाइए, तो आपके शब्द यहां से मिल जाएंगे। और भारतीय चित्रकला के बारे में बात किया है तो डायरेक्टली हम आध्यात्मिकता को थोड़े लिखेंगे, भारतीय चित्रकला की हम शुरुआत को दिखा देंगे। भारतीय चित्रकला की शुरुआत को दिखाएंगे कि भारतीय चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई है, भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देवी देवताओं से हुई थी, ये भी कह सकते हैं। उत्पत्ति के तौर पे हम दोनों को कोरिलेट कर देंगे कि भारतीय चित्रकला और पाश्चात्य चित्रकला में आध्यात्मिकता का महत्व। बस दोनों को लिख दीजिए पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे डायग्राम बनाकर लिख के और नीचे 3 लाइन छाप देंगे। वो 3 लाइन क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। वो 3 लाइन ये लिखिएगा कि बहुत जो आध्यात्मिकता है ये भारतीय चित्रकला और पाश्चात्य चित्रकला में दोनों में भिन्नता को दर्शाता है। वजह, वो दर्शाने का वजह ये है, मतलब इसका दर्शाने का मतलब क्या है, जो भारतीय चित्रकला है वो कह सकते हैं कि धर्म के साथ साथ अध्यात्म से भी संबंध रखता है। और जो यूरोपीय चित्रकला है वो केवल धर्म से संबंध रखता है। और यही कारण है कि जो ब्रिटिश कला समीक्षक थे ईवी हेवेल यानी अर्नेस्ट विनफील्ड हेवेल, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय चित्रकला सौंदर्य के साथ साथ अध्यात्म से भी संबंध रखता है और यूरोपीय जो चित्रकला है वो केवल भौतिकवादी से संबंध रखता है। ये आपका यहां से आध्यात्मिक से संबंधित आपका टोटली पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। अब इसमें आध्यात्मिक शब्द में किसी को डाउट हो तो बताए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। लेकिन ये शब्द ध्यान रखिएगा, कोई शब्द रटने का प्रयास मत करिएगा। अब रटना होता तो मैं तुरंत लिखवा देता कि लिख लो भाई, लेकिन मैंने टोटली इतने डायग्राम में आपको समझाया और यहीं से मैंने लिखना बता दी। अगर आप कहोगे तो, अगर लिखना चाहोगे तो लिख लोगे, नहीं लिखना चाहोगे तो फिर कोई बात ही नहीं। इतना समझ में आ गया? बता दीजिए, इतना समझ में आया कि नहीं? बताओ, नहीं तो फिर से मैं बताऊंगा, फिर से रिपीट करूंगा, फिर से बताऊंगा, 2-3 बार बताऊंगा। कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। एक बार और बता दीजिए, चलिए अच्छी बात है। आध्यात्मिकता को एक बार और बता देते हैं, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसको डायग्राम बना देना, आध्यात्मिकता जो है ध्यान रखिए, इसका डायग्राम बना लेना। रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रिपीट में माइंड में छापने के लिए रिपीट देखो। जो आध्यात्मिक शब्द है, अगर पूछा आध्यात्मिक शब्द है क्या, तो आध्यात्मिक शब्द है भारतीय चित्रकला और यूरोपीय चित्रकला में दोनों में भिन्नता को दर्शाता है। अच्छा, दोनों से भिन्न है, आपस दोनों में भिन्न है, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। फिर से बता देते हैं, दोनों आपस में भिन्न है, क्योंकि भारतीय चित्रकला में देखा जाए तो धर्म के साथ साथ अध्यात्म का भी संबंध है। लेकिन जो यूरोपीय चित्रकला में देखा जाए तो यूरोपीय चित्रकला ये केवल धर्म से संबंधित माना गया है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत होती है भारतीय चित्रकला में देवी देवताओं से ही, ध्यान रखिएगा, इसकी उत्पत्ति माना गया है। और यही कारण है कि जो ईवी हेवेल थे, जो ब्रिटिश कला समीक्षक थे जिनका नाम है ईवी हेवेल, उन्होंने लिखा था कि भारतीय जो चित्रकला है वो सौंदर्य के साथ साथ अध्यात्म से भी संबंध रखता है। लेकिन जो यूरोपीय चित्रकला है वो केवल भौतिकवादी से ही संबंध रखता है, ठीक है, ये बात कही गई है।
और इसी पॉइंट को 2-3 पॉइंट को नीचे लिख लो, डायग्राम बना करके नीचे लिख लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वो समझ जाएगा कि आपके पास कंटेंट है, आपने लिख दिया आध्यात्मिकता शब्द। और इसी आध्यात्मिकता के जस्ट बाद आपका नाम आता है कल्पना। ठीक है, काल्पनिकता, कल्पना काल्पनिकता, इसका भी मेंशन करता है। और ये काल्पनिकता शब्द जरूर प्रयोग करेगा मेंस में, ध्यान रखिएगा। काल्पनिकता शब्द मेंस में आपका प्रयोग करेगा और ढंग से करेगा। वजह, क्योंकि भारतीय चित्रकला में काल्पनिकता का बहुत महत्व है। किसी भी कला में देख लो, प्रागैतिहासिक देख लो, गुफाओं की कला देख लो, या फिर चलो पाल शैली जैन शैली की कला देख लो, इसमें एक विशेष योगदान है। तो काल्पनिकता को भी पढ़ना जरूरी है। आध्यात्मिकता हो गया हो तो काल्पनिकता की तरफ बढ़े, नहीं तो फिर से आध्यात्मिकता को हम बताएंगे। देखो जितना भी पॉइंट हो, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको उस पॉइंट को जरूर लिखना है। अभी भी लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और लिखते रहना है। जब तक लिखना है तब तक आप बिल्कुल एक एक सीक्वेंस ना बैठा लो, बिना सीक्वेंस का नहीं। बिना कि हम सीक्वेंस छोड़ देंगे सर नहीं लिख पाएंगे, लिख लोगे भाई, अगर मेहनत करोगे तो क्यों नहीं लिख लोगे। ठीक है, बताओ बताओ। अभी भी क्या है बताओ भाई, अभी भी समझ में नहीं आया आध्यात्मिक क्या है। तो भारतीय चित्रकला में आध्यात्मिकता क्या है। हम तो हंसते हैं कभी कभी कि मेंस में एक दो शब्द ऐसे मिल जाएंगे, उस शब्द का क्या करोगे, कैसे निराकरण करोगे। बताओ मैम, इसका क्या निराकरण करोगे, कुछ तो है निराकरण। तो मैं तो वही बता रहा हूँ, तो आप लोग आध्यात्मिक तो हम आध्यात्मिक तो छोड़ के कुछ और तो बता नहीं रहे थे। चलो जाने दो, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नहीं वो नहीं, ज्यादा चर्चा, देखो जब समझ में ना आए ना तो थोड़ी चीजें एक बार पूछना चाहिए, समझ में आना चाहिए। नहीं समझने के बाद शुरू में मैंने बताया था कि आध्यात्मिक को हम दो जगह नहीं पढ़ाएंगे। इसका महत्व भारतीय चित्रकला में भी है, इसका महत्व यूरोपीय चित्रकला में भी है। तो दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे, हम एक ही में पढ़ाएंगे। और दोनों को मैं अलग अलग डिफिनेशन यहाँ पे दे रहा था। जब आप ध्यान रखना मैं क्यों दे रहा था दोनों को अलग अलग, यही बात आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग करता है तो आपके कुछ वर्ड मिल जाएंगे जो इसमें से दोनों को ऐड करके आप शब्दों को पूरा कर सकते हैं। डायग्राम बनाने का भी शब्द यहाँ से मिल जाएगा। जब कोरिलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को भी आपके पास कंटेंट है। पता चला कि केवल भारतीय के बारे में लिख दो, वेस्टर्न को समझाओ नहीं, वेस्टर्न क्या है तो भारतीय में समझा दो, तो समझ में आ जाए कंटेंट है इसके पास। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, आध्यात्मिकता। इसके बारे में लिख लीजिएगा, डिफिनेशन नीचे मैंने जितना बोला तो उतना लिख लेंगे। नहीं तो लिखवाने वाला कार्यक्रम होगा तो अगले सेशन में हम इसको लिखवा दूंगा, अगर आप कहेंगे तो अभी लिखवा देंगे, जैसा आप कहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक और शब्द आपका आता है काल्पनिकता। ठीक है, क्या लिखेंगे अगला शब्द, काल्पनिकता। ये शब्द आता है काल्पनिकता। अब देखो एक आता है ना काल्पनिकता शब्द आता है। अब आते हैं केवल भारतीय कला में। अब इसमें वेस्टर्न में नहीं आएंगे, केवल भारतीय कला में आएंगे। काल्पनिकता है क्या, पूछ लेगा कि भारतीय चित्रकला में काल्पनिकता का क्या महत्व है, समझाइए बताओ। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भारतीय चित्रकला में काल्पनिकता का महत्व क्या है, समय से इसका क्या विकास था, समझाइए उदाहरण सहित। कुछ मिलेगा फैक्ट, बताओ। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं पूछता हूँ। यही क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला में काल्पनिकता का क्या महत्व है, समझाइए। काल्पनिकता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। क्या लिखोगे, क्या क्या उदाहरण दोगे,
कुछ मन में चल रहा है तो बताओ फिर। कुछ चल रहा है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये मत कहना कि सर कल्पना की, काल्पनिकता की परिभाषा फिर से क्या है, फिर तो हम भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुमाऊं में चले जाएंगे ना। नहीं जाएंगे नहीं, फिर भी आ जाएंगे क्योंकि मेंस पढ़ाना है मुझे। काल्पनिकता बताइए। बताइएगा, बताओ, एक मैंने क्वेश्चन पूछा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। काल्पनिकता क्या है? भारतीय चित्रकला में काल्पनिकता है क्या? समय के अनुसार क्या परिवर्तन होता गया, इसका उदाहरण दीजिए। भारतीय कला काल्पनिक है, यूरोपीय कला यथार्थवादी है। अच्छा, अरे भाई आप आदर्शवादिता बता दी आपने। ये जो आपने परिभाषा बताया है आदर्शवादिता की बताया है। आदर्शवादिता एक शब्द आता है, तो उस आदर्शवादिता में ये बात कही गई है कि जो भारतीय चित्रकला है यथार्थवाद है, यथार्थ चित्रण किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पे चित्रकारी यथार्थ को ही भुला दिया गया है उस चित्र को आदर्श बनाने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी पे लाठी से मार रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि अगर ऐसा दिखाएंगे तो लोगों में भ्रामक सूचना फैलेगी, तो फूल हाथ में बना दिया है कि फूल से मार रहा है, तो यानी कल्पनाशील उसमें रखा है, तो आदर्शवादिता का मेंशन किया गया है। जब ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं कि भारतीय चित्रकला यथार्थ है लेकिन कहीं कहीं पे आदर्श का भी प्रयोग किया गया है, उसी को हम आदर्शवादिता कहते हैं। और यही आदर्शवादिता देखा जाए तो यूरोपी में यथार्थ का प्रयोग मिलता है, यानी जैसा देखा वैसा ही बना दिया। वो आदर्शवादिता की परिभाषा आपने बताया। अब काल्पनिक का परिभाषा, जैसे बुद्ध के जीवन की प्रदृश्य जनता में मिलता है, कल्पना के आधार पर हम देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति बनाते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। कल्पना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रह्मा विष्णु महेश, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्रम से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहिए। क्रम से क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, और कोई? ठीक है, देखो भारतीय जो कला है, भारतीय चित्रकला है, ये कल्पना प्रधान है। एक आपका शब्द ही मिलता है, रेखा प्रधान भी है, लेकिन कल्पना की बात करते हैं कल्पना प्रधान भी है। वजह क्या है? जैसे देखा जाए, अगर हम फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि ये काल्पनिकता शब्द एक प्रयोग मिलता है, तो शुरुआती में देखते हैं जब देवी देवताओं का चित्र बनता है तो क्या आदि मानव देखे थे क्या इसको? आदि मानव तो देखे नहीं थे, तो इसके माध्यम से उन्होंने कल्पना करके बनाया था। काल्पनिकता दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद से कह सकते हैं कि यही क्रम हम चलते हैं अजंता गुफा में। या अजंता गुफा में देखते हैं महात्मा बुद्ध को, ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध को किसी ने देखा था क्या? नहीं देखा था, लेकिन उनको भी कल्पना करके बनाया गया। देखा था क्या? नहीं देखा था। पांडुलिपि चित्रकारी में भी देखा जाए तो महात्मा बुद्ध से संबंधित चित्रकारी की गई। क्या महात्मा बुद्ध को उन्होंने देखा था क्या? नहीं, कल्पनाशील के माध्यम से फॉर एग्जाम्पल देते जाएंगे। यही नहीं, आगे चल करके हम आधुनिक कला में जब आते हैं तो अधिकांश कल्पनाशील के माध्यम से राजा रवि वर्मा में भी चित्र बनाया था, देवी देवताओं के पौराणिक चित्र बनाया था। क्या उन्होंने भगवान को देखा था क्या? नहीं, काल्पनिक चित्र उन्होंने बनाया है। तो काल्पनिकता यानी भारतीय चित्रकला कल्पना प्रधान है, और जो इसकी चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है क्रम के अनुसार, तो क्रम के अनुसार उदाहरण सहित आप ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब मैं केवल अजंता का ही नहीं, मैं श्रेष्ठ उदाहरण की बात नहीं करते, हम क्रम से लिखना है। एक हमने कहा था कि मेंस में कभी ये मत सोचना कि एक बंद कमरे में आंसर राइटिंग कर रहे हो। भाई केवल अजंता में थोड़ा नहीं कल्पना का प्रयोग किया गया है। हम श्रेष्ठ का प्रयोग करते हैं तो श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग करने का मतलब हम अस्थायी हो गए, तो क्यों नहीं हम क्रम से सबका प्रयोग कर ले, प्रागैतिहासिक से लेकर सबका प्रयोग कर लेते हैं और सबका फॉर एग्जाम्पल समझाते जाते हैं। तो दोनों मेंस आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल नहीं आए लिखने के लिए फिर भी लिख दो, आ गया फिर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वर्ड पूरे हो जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसी बात को समझा रहा हूं। लेकिन इस सीक्वेंस को आप लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते हो, इसका सीक्वेंस बना के रखना। कल मैंने बोला था ना सीक्वेंस से लिखने के लिए धरातल और रंग, कि धरातल और रंग लिख लीजिएगा। जब सीक्वेंस से लिखते हो ना तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहां पे। ये सीक्वेंस आप लिख लीजिएगा, काल्पनिकता शब्द भी आपका मिल के आ जाएगा, और इस पे भी आप लिख लेंगे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भी बता सकते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का था, त्रिमूर्ति कही गई है ना, त्रिमूर्ति एलिफेंटा में, उसका भी बता सकते हैं भाई, एलोरा का भी बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, बुद्ध की प्रतिमा भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, बुद्ध की प्रतिमा में आप गंधार शैली में चले जाइए, उसका भी फॉर एग्जाम्पल दे दीजिए, तो उदाहरण आपको मिल जाएगा। लेकिन उदाहरण कोशिश करिएगा सीक्वेंस से लिखने का, यानी कि पहले बंगाल का लिखिएगा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का, फिर प्रागैतिहासिक का, ऐसे नहीं। थोड़ा मेंस में जब लिखने का बारी आती है ना, तो वो सीक्वेंस से लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसका भी माइंड एक्टिव रहेगा, खुश हो जाएगा, आप पे नंबर दे देगा। नंबर तो चाहिए उसे, कौन कहेगा उससे नौकरी चाहिए, वो नंबर देगा तो नौकरी मिलेगी। हाँ भाई, वही तो मैं भी बताया। बहुत अच्छा, आप लोगों ने देखो, जो आप लोग ये कमेंट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब कि कुछ थिंकिंग चल रही है लिखने के तौर पे, तो शब्द आपके पकड़ में आते रहेंगे, शब्द आपको मिलते रहेंगे। इतना हो गया। एक अभी मैडम ने अभी कुछ कमेंट किया था, एक आदर्शवादिता शब्द आता है, उसको भी समझ लेते हैं। अच्छा बताओ, इसमें कोई दिक्कत है लिखने में, समझने में? इसको भी हम लिखवा देंगे, लेकिन समझने में कोई दिक्कत है, अभी हम समझा देते हैं। लिखवाने वाली प्रक्रिया अगले वाली क्लास में कर देंगे, 15-20 मिनट में पूरा लिखवा देंगे, ठीक है। अब इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताएंगे। इसको भी कैसे लिखना है आप लिख सकते हैं कि भारतीय चित्रकला कल्पना प्रधान है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान भी है, लेकिन कल्पना की बात की गई ना तो कल्पना प्रधान भी है। जैसे देवी देवताओं का चित्रण देवियों से हुआ था, चित्रण की उत्पत्ति कहाँ से, प्रागैतिहासिक काल से, फिर उसके बाद से हमको जोगीमारा में भी मिलता है, उसके बाद से धीरे धीरे हम गुफाओं में आते हैं, अजंता में मिलता है सच भाई, हमारा पाल शैली जैन शैली में मिलता है। ये सब कुछ हमारा कल्पना शैली है। उतना नहीं, बुद्ध की प्रतिमा भी जो बनाई गई थी कल्पना शैली के माध्यम से बनाई गई थी, गांधार शैली, मथुरा शैली में। क्रम से आप उतना ही जोड़ करके आधुनिक काल में भी आके राजा रवि वर्मा के बारे में लिख दीजिएगा, उनसे शब्द तो हजारों मिलेंगे, बस हो गया, ठीक है, इतना डन। तो ये काल्पनिकता के तौर पे आपको मेंस में इसको दर्शाना है, अभी लिख लीजिएगा तो सही रहेगा ना, तो अभी हम बताएंगे तो याद हो जाएगा, रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएगा, उसकी हम गारंटी नहीं लेंगे भूलेगा तो, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम एक ही है कि भैया हम पूरा पढ़ाएंगे, समझा देंगे, समझने के बाद अगला शब्द बताएंगे, जल्दी नहीं है, तेजी नहीं, ठीक, इतना क्लियर। अब एक शब्द आता है आदर्शवादिता, भाई ये भी शब्द एक है अपने आप में। अब इस शब्द का प्रयोग मेंस में पूछेगा, डायरेक्टली थोड़े मेंस में पूछ देगा कि भारतीय प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला में रंग विधान को समझा दो, रंग को बता दो, रेखाओं को बता दो, रेखाएं क्या है, विशेषता क्या है, वैसे नहीं पूछेगा, अलग पूछेगा। तो आप लिखो आदर्शवादिता, आदर्शवादिता, इस शब्द के बारे में देख लेते हैं। तो आदर्शवादिता शब्द क्या है, फिर से हम दो को रिलेट करेंगे। अब दो को रिलेट करेंगे तो फिर कोई है सर आदर्शवादिता की परिभाषा बता दीजिए। देखिए आदर्शवादिता की परिभाषा ये है कि जब कुछ कार्य हो तो हम गलत होते हुए भी थोड़ा उसको सही करने का प्रयास करते हैं, सिंपल शब्दों में कह देते हैं आदर्शवादिता। अब ये चित्रकारी में आदर्शवादिता को हम पढ़ रहे हैं, तो हम भारतीय में पढ़ेंगे और वेस्टर्न दोनों में समझेंगे। तो ये मत कहना दोनों का डिफरेंट अंतर बता रहे हैं, अंतर नहीं बता रहे, बस मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे लिखेंगे भारतीय, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे भारतीय चित्रकला, यहाँ पे लेंगे पाश्चात्य यानी यूरोपीय, ठीक है, दो को रखेंगे। देखिए ऐसा कहा गया कि जो आदर्शवादिता है, तो आदर्शवादिता में अगर देखा जाए तो यूरोपी में जो चित्रकारी की गई है यह यथार्थ की गई है। यथार्थ का मतलब समझते हैं, यथार्थ मतलब होता है प्रमाणिक। प्रमाणिक क्या होता है भाई, जो देखा वही, जैसे हमने 10 रुपया का नोट देखा तो 10 रुपया ही बताएंगे, नहीं होता है लोग, कुछ होता है तो अभी एलटी ग्रेड में ही देख लो, कोई कह रहा है सर मेरा 105 नंबर सही है, आंसर किया आते थे सर 92 सही हो रहा है, रिजल्ट आए सर 78 पे हम आ गए, इसको यथार्थ नहीं कहेंगे, प्रमाणिक नहीं कहेंगे। जो रियल में है वही बताएंगे, उसी को प्रमाणिक कहेंगे। और भारतीय कला में वही हो जाता है। भारतीय कला में क्या हो गया, घर पे इज्जत बचाने के लिए कितना नंबर है, 78 नंबर पर, घर पे 108 नंबर सही है, इसको आदर्शवादिता कहते हैं। समझ रहे हो, कि हम गलती न दिखाएं, उसमें संशोधन कर दें, उसमें सुधार कर दें, तो वही आपका आदर्शवादिता है। कहने का मतलब है कि जो यूरोपीय चित्रकारी है वो यथार्थ की गई है, यानी जैसा देखा गया वैसा चित्रण किया गया है। लेकिन जो भारतीय चित्रकला है उसमें आदर्श रूप हमको दिखाई देता है। कैसे भाई, तो कह सकते हैं कि इसमें आदर्श रूप दिखाई देता है। जैसे भारतीय कला क्या कह सकते हैं कि यथार्थवाद के साथ साथ क्या है,
इसमें आदर्श को भी प्राथमिकता दिया गया है। ये क्या है, यथार्थ के साथ साथ कह सकते हैं कि इसमें आदर्श को भी प्राथमिकता दी गई है। जैसे मैं अभी बताया, थोड़ा बहुत झूठ बोल दो भाई, 178 नंबर सही है, 108 नंबर सही है, घर पे बता दो, तो भाई आदर्श शब्द का प्रयोग कर लिया हमने, क्यों नहीं सही बताया। तो भारतीय चित्रकला, बस मैं ये समझाने का प्रयास करूं, अब मैं बताने का प्रयास करूं फॉर एग्जाम्पल कैसे। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, कोई भी चित्रकारी आपने किया है, जैसे समाज में कुछ अलग ही उसका हो कि प्रचार हो जाएगा, चित्रकारी का रूप अलग हो जाएगा, तो उस तौर पे क्या होता है कि जो भारतीय चित्रकारी में वो कल्पनाशील यानी आदर्श शब्द हम ला देते हैं और उसका संशोधन कर देते हैं, उसी को हम आदर्शवादिता कहते हैं चित्रकारी में। जैसे कोई एक चित्रकारी है, जैसे हमने देखा कि ये सही है, क्या है, तो पुलिस चोर को मार रही है, नहीं चोर पुलिस को मार रही है, तो ये चित्रकारी नहीं की जाएगी, ये यथार्थ है, भारतीय चित्रकला यथार्थ है, ठीक है। यानी उसमें एक शब्द मेंशन कर दिए किसका, आदर्श का। अब वो क्या करेगा कि अरे कहेगा कि ऐसा तो गलत न्यूज पर हो जाएगा, तो उसमें ये दिखाएगा कि पुलिस चोर को मार रही है, तो ये आदर्श को प्राथमिकता देते हैं भारतीय चित्रकला। और यही अगर हम यूरोपी में जाएंगे तो जैसा देखा वैसा है, चोर पुलिस को मार रहा है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये होता है कि यथार्थ के साथ साथ आदर्श शब्द जब आ जाए भारतीय चित्रकला में तो आदर्शवादिता हो गया, यानी यथार्थ रहेगा। लेकिन वही यूरोपी में केवल यथार्थ यानी प्रामाणिक आ जाए तो वो आदर्शवादिता कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल, जैसे आपने ये लिखित के तौर पे बताया है, ये थोड़ा नहीं होता कि थोड़ा पॉइंट ऐसे होते हैं हम किताबी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन इस पॉइंट को अगर हम ऐसे समझते हैं नॉर्मली दैनिक दिनचर्या की भाषा में, तो उस परिभाषा को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, उस परिभाषा को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये नॉर्मल दिनचर्या पे कि आदर्शवादिता क्या है, ठीक है, तो दोनों में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आई बात समझ में, इतना बताएंगे, इतने में किसी को डाउट हो। आदर्शवादिता समझ में आ गया। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, क्रूर देवता का भी है, क्रूर देवता के तौर पे देखा जाए तो नायक नायिका का भी चित्र वहां पे अंकन कर दिया गया, ऐसा मिलता है कि क्रूर राक्षस है, उनकी जगह पे नायक नायिका का भी चित्रण दिखा दिया, आदर्श दिखा दिया कि भैया आदर्श है, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इनमें अच्छा श्रृंगार का भाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा आदर्शवादिता, ये शब्द मिलता है किसमें, आदर्शवादिता में मिलता है, ठीक। अगला शब्द आपका आता है, आदर्शवादिता में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है, आदर्शवादिता में कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम पढ़ेंगे सांकेतिक या प्रतीक शब्द, प्रतीकात्मकता होती है ना, वही होता है, उसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, या सांकेतिक। अगला लिखेंगे आप लोग जो उसमें है, उसमें लिखेंगे सांकेतिक। सांकेतिकता लिखेंगे, ये देखिएगा, ये प्रतीकात्मक का ही एक रूप है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे ये है क्या। कल मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया था, सांकेतिक, ठीक है, वही प्रतीकात्मक, और इसके बाद में प्रतीक एक शब्द मैंने बताया था और आपका वर्णात्मक बताया था भारतीय कला में, वो तो भूलेंगे नहीं, उसको समझने में भूलेंगे नहीं भाई, वो सिंपल शब्द है, क्योंकि भारतीय चित्रकला में जब उसका वर्णन करने के लिए देगा तो आप उसको अच्छे से वर्णन करेंगे। अब ये नहीं कि जो लिखवा दिया जाए उसी को सेम, हाँ सांकेतिक वही हो गया, सेम उसी को ध्यान रखिएगा, आप छाप देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ एक ही शब्द, लेकिन मेंस के आंसर राइटिंग शब्दों को लिखेंगे जब डिजिटल पे हम उसको लाएंगे, दिखाएंगे आपके सामने, तो देखिएगा कि सबकी अलग अलग अभिव्यक्ति क्या हुई है,
मेंस में ये नहीं होता है कि जैसे हमने जो पढ़ा दिया सेम हूबहू छाप दोगे तो नंबर ही मिल जाएगा। हूबहू तो याद होगा नहीं, पहली बात। कितना याद करोगे भाई, इतना पेज, हर मान लो कि हर एक क्लास में अगर 3 पेज भी लिखवाया जाए तो लगभग एक सेगमेंट के 30-40 क्लास आपके होंगे। इतना पेज कैसे याद होगा? तो पूरे को सीक्वेंस से समझते जाएंगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक मेरे पास शब्द मिल जाएंगे। अभी थोड़ी बहुत भूमिका में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब भूमिका में थोड़ी दिक्कतें नहीं होंगी। अभी प्रागैतिहासिक काल की भूमिका शायद में भी सब लोग लिख लेंगे। कल जिस तरह बताया गया था तो प्रागैतिहासिक काल की भूमिका पे अच्छे से आप लोग वर्क कर लेंगे। अभी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नहीं कर पाता हो तो फिर भी एक बार पूछ लेगा। लेकिन प्रागैतिहासिक काल की भूमिका में मैंने बताया था कि 2-3 पॉइंट लिखते रहना तो आपका भूमिका हो जाएगा। ठीक है, सांकेतिक शब्द देखेंगे ये होता क्या है। तो देखिए सांकेतिक शब्द, ये भारतीय चित्रकला की देखा जाए तो ये भी एक प्रधान ही शब्द है, एक अलग ही भाषा है भारतीय चित्रकला में। क्योंकि भारतीय चित्रकला में प्रागैतिहासिक काल में देखा जाए तो जो चित्रकारी का निर्माण किया गया था वो सांकेतिक ही किया गया था। भले वो चित्र वर्णनात्मक बने थे लेकिन वो संकेत दर्शाने के लिए वो चित्र अंकित किए थे। इतना चालाक थे, इतना चालाकी की क्या बात करते हैं, ये थे कि पशुओं की गति पे कंट्रोल किए थे। पशु दौड़ रहा है, उसका शिकार करके चित्र इन्होंने बनाया है। ठीक है, अपने भूख को भी मिटाया है शिकार करते हुए। देखो, शिकार करते हुए चित्रकारी भी किया है, उनके गति पर भी विजय प्राप्त किया है कि हमने दौड़ा करके मारा भी है, उसकी चित्रकारी भी किया है। उसके बाद से अपनी भूख भी मिटाए। उतना ही नहीं, उसकी खाल को अपने लिए वस्त्र भी बनाए। आदि मानवों ने कितना कार्य किए। अब उस कार्य के बारे में क्यों चिंतन करें, लेकिन कभी बात आती है ना तो कुछ चिंतन में 1-2 पॉइंट में लिखना पड़ता है। ये सब पॉइंट याद रहेगा ना, तो जब कभी आता है ना कि थोड़ा बहुत हमको पॉइंट टू पॉइंट लिखने वाले शब्द मिल जाएंगे तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं 1-2 शब्दों को उठा करके। ठीक है, तो आपका एक सांकेतिक शब्द, कोई इसके बारे में 2 लाइन 1 लाइन बता सकता है, बताने का प्रयास करेगा ये क्या होता है? कोई इसके बारे में बताने का प्रयास करेगा तो जरूर बताएगा। कोई इसके बारे में बताने का प्रयास करेगा, जरूर बताएगा। कि सांकेतिक किससे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल में शिकार दृश्य सांकेतिक हो गए। अच्छा, और कोई बताएगा सांकेतिक किसे कहते हैं? कोई बताएगा? सांकेतिक को प्रतीकात्मकता भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी दर्शा सकते हैं, कोई बता सकता है। चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और कोई उदाहरण के तौर पे? हाँ, सांकेतिक। चलो सांकेतिक बताओ, सांकेतिक क्या हो? और कोई बताएगा? बताने का प्रयास करोगे तभी हो पाएगा। इसको बताएंगे, देखते हैं कौन कौन बताता है। 2 लोग बताए। जैसे कमल को बुद्ध जन्म का प्रतीक माना गया, ठीक है, सांकेतिक हो गया भाई। ऐसे तो स्टार्ट थोड़े करेंगे, कुछ तो स्टार्ट करेंगे शुरू में। हाँ, देखो भाई, कोई आंसर आ गया। दिन में किसी कार्य होने के संकेतों द्वारा बताया जाए, दिखाया जाए, ठीक है, अच्छा प्रयास है। प्रतीक कला की भाषा होती है, भाषा की कलाओं में वृक्ष कलश विशेष स्थान, ये भी सही है आपका। काम रेखाओं के द्वारा प्रयोग करके संकेत माध्यम से चित्रण को बनाना, कम रेखाओं के माध्यम से, ठीक है। कृष्णा की जगह पर
बांसुरी बनाना, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, अच्छा प्रयास है सब लोगों का कि अच्छा आपने किया था। देखो, सांकेतिक और आपका इसमें प्रतीकात्मक दोनों आता है। तो सांकेतिक प्रतीकात्मक में जब बात आती है तो सांकेतिक और प्रतीकात्मक, देखिए इन्होंने ओपी यादव ने भी एक प्रयास किया है कि सांकेतिक और प्रतीकात्मक जो है कला की भाषा होती है, कला की भाषा होती है, और सादृश्य को दर्शाने के लिए इस सांकेतिक का ही प्रयोग विशेष महत्व माना जाता है, सादृश्य को हूबहू दर्शाने के लिए। जैसे अभी कहा जाए कि भगवान कृष्ण को दर्शाना है तो उनका सांकेतिक मोर या बांसुरी दिखा दो, शंकर भगवान को दर्शाना है तो गले में सांप दिखा दो या सांप दिखा दो, या फिर कह सकते हैं कि जटा से निकलती गंगा दिखा दो। कमल पे विराजमान है तो विष्णु को दिखा दो, ठीक है। ये सब कुछ किसी भी वस्तु को उसके प्रतीक को ही अग्रसर करते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे प्रागैतिहासिक काल की कला में दर्शाया गया, बिल्कुल सही, हम ये नहीं करेंगे गलत है। जितने लोगों की अभिव्यक्ति है अपने लेवल पे सही है। यही तो मैं सोचता हूँ कि दो दो शब्द की अभिव्यक्ति अगर आपके पास है तो दो शब्द हम, दो शब्द आप, चार शब्द, और चार शब्द तो ऐसे इतने दिन में पढ़ेंगे तो याद ही हो जाएगा, ठीक है, इतने दिन में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और एक बात और समझ लीजिएगा, एलटी मेंस है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि एलटी मेंस में डेली 2 घंटे की क्लास में कुछ नहीं होने वाला है, नहीं कंप्लीट हो पाएगा। कम से कम डेली 4 घंटे अगर क्लास ना चले एलटी तो मेंस आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। और हम लोगों का प्रयास इस बैच में यही है कि अप्रैल तक या 10 मई तक पूरा टोटल कंप्लीट करा के अच्छे से प्रैक्टिस कराया जाए, क्योंकि एक सेगमेंट का आधा भाग ही कंप्लीट होगा और भारतीय आधुनिक जो चित्रकला है उसका भाग एक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग हो सकता है कि मार्च से इसका प्रैक्टिस स्टार्ट करा दें हार्ड कॉपी के माध्यम से। तो इतना है, समझ लीजिएगा। पहले तो सिलेबस इसका कंप्लीट ही नहीं होगा जो अगर 4 घंटे नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि 2 सेगमेंट हम लोग का खत्म है। कितना भी कोई 2 घंटे 3 घंटे रगड़ के भी पढ़ाए, डेली पढ़ाए, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 घंटे क्लास चाहिए इसके लिए। हमको तो खुद ही प्रेशर बना हुआ है। प्रेशर किस बात के लिए कि शाम को ये 2 घंटे की क्लास एक होती है भारतीय चित्रकला की, उसके बाद से एक और क्लास आपकी बहुत जल्दी 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगी, क्योंकि उसकी टाइमिंग क्या रखें, वो क्लास भी आपकी जरूरी है। तो पता चला कि एक छूट जाएगा सेगमेंट, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इतने पढ़ाने के तौर पे लग रहा है कि क्या कंप्लीट हो जाएगा, जून तक नहीं कंप्लीट हो पाएगा। और मैं थोड़ा स्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेंस है ये, और मेंस में नहीं समझेंगे तो पढ़ाने का कोई मतलब थोड़े है कि पढ़ाओ भैया, यहाँ पे हमको फीस दियो पढ़ाओ, हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या यहाँ पे बोलने का मतलब है। तो कुछ चीजें एकदम बिल्कुल से सीक्वेंस से लिखते हैं। सांकेतिक समझ गए आप लोग, सांकेतिक किससे कहते हैं? तो सांकेतिक या प्रतीकात्मक जो है वो क्या है, अभी इन्होंने बताया था, ठीक है, वो पिया दो ने, ठीक है। कला की भाषा उस सादृश्य को दर्शाने के लिए प्रतीक का महत्व जरूरी है। जैसे भगवान कृष्ण को बांसुरी या मोर के द्वारा दर्शा सकते हैं, शिव को सांप या कह सकते हैं कि जटा से निकलती गंगा दर्शा सकते हैं, कमल पे विराजमान कह सकते हैं कि विष्णु को दर्शा सकते हैं। ये सब कुछ अंकन मिलते हैं, ये प्रतीकात्मक कहलाते हैं। अब ये आपको दर्शा देंगे कि हाँ इनसे संबंधित है, ठीक है। बस मोर पंख लगा दो, ये कौन है? भगवान कृष्ण है, ठीक है। ये आपके सांकेतिक हो गए, है बात समझ में। एक आता है अलंकारिक, अलंकरण अलंकारिकता आता है, नाम सुना होगा। तो अलंकारिकता लिख लेंगे, इसके बारे में लिखेंगे ये क्या होता है। अब इसके बारे में कुछ शब्द हो तो बता सकते हैं आप लोग, आप बोलेंगे तभी अच्छा लगेगा। कुछ शब्द बोलेंगे तो हो सकता है कि अभिव्यक्ति आपके अंदर क्या है, देख लीजिए, बताओ ये क्या होता है। अलंकारिकता, इसको क्या कहेंगे? अलंकारिकता किससे कहेंगे बताइएगा। बताओ। देखो, जो भारतीय चित्रकला है अलंकरण पे विशेष बल दिया गया। अलंकरण मतलब समझते हैं सजावट के तौर पे विशेष बल दिया गया। और जब सजावट के तौर पे विशेष बल देंगे तो उस चित्रकारी में, उस कलाकृति में अलंकारिकता आएगी, बिल्कुल आएगी। सजावट नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो भारतीय चित्रकला में देखा है तो सजावट के तौर पे अलंकारिकता का, अलंकरण का प्रयोग किया गया है। हाँ, तो इससे इसका नाम मेंशन किया जाता है। और भारतीय चित्रकला कह सकते हैं कि अलंकारिकता प्रधान है, रेखा प्रधान भी है,
लेकिन जब अलंकरण की बात करता है तो अलंकारिकता प्रधान भी कह सकते हैं। मेंस में जब लिखना होगा तो लिखेंगे। हम लोग टीजीटी लेवल नहीं पढ़ रहे हैं कि टीजीटी में भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, ठीक है, अच्छी बात है। भारतीय चित्रकला अलंकारिकता प्रधान है। जब अलंकरण या अलंकारिकता लिखेंगे तब इस पॉइंट को लिख सकते हैं। भले नीचे नोट करके लिख दीजिएगा कि मुख्य तौर से भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, लेकिन भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान भी है, अलंकारिकता प्रधान है, क्योंकि भारतीय चित्रकला में सजावट का रूप देखने को मिलता है। अलंकरण के तौर पे इसको सजावट के तौर पे इसका रूप मिलता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। दोनों पॉइंटों को मैंने बताया, आदर्शवादिता भी बताया है, कल्पना भी बताया है, और ये भी मैं बता रहा हूं, अलंकारिकता भी बता रहा हूं। मेंस में इस शब्द का प्रयोग करिएगा। हाँ, इतना क्लियर? ये होता है अलंकारिकता। अब इतने में किसी को डाउट हो तो बता सकता है, इतने पॉइंट में किसी को डाउट हो तो बताएगा। अगर डाउट नहीं हुआ तो मैं इसके बारे में लिखवा दूं, अगर आप कहोगे तो।